नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः गुरु शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज फॉर लैब असिस्टेंट एग्जाम। यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके आसपास में जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं साथियों। ये एक कोट है, बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। क्या कहा गया है कि आप स्वयं में बिलीव रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप किसके लिए? सफलता के लिए क्या है? बिलीव। बिलीव इसका मतलब है कि बिलीव सबसे महत्वपूर्ण है। बिलीव का मतलब विश्वास करना, खुद में विश्वास करना कि आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूं। यदि आपने खुद पर विश्वास करके एक बार पहला कदम रख दिया तो आगे वाले कदम आप स्वतः ही चलने लग जाओगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि मिल जाएगी मंजिल, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो मित्रों, गुमराह न होकर आप घर से निकल पड़ो और अपने सक्सेस के पीछे मेहनत करके एक लगन के साथ में लग जाओ। और यदि कंटिन्यू आपने निरंतरता के साथ में मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। पहला सवाल है आपसे, मिलान कीजिए। हिमालय, दक्षिण का पठार, उत्तर भारत का मैदान। सामने ऑप्शन है अवसादी भराव युक्त बेसिन, उच्चावचीय तीव्र विषमता और जीर्ण स्थलाकृति। जल्दी से मिलान कीजिए। आप पॉज करके पहले उत्तर को टिक कर लीजिए, उसके बाद में वापस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं हिमालय। आपने पढ़ा होगा कि हिमालय विश्व का नवीन वलित पर्वत है और जो पर्वत अभी युवा अवस्था में होगा तो वहां पर विभिन्न प्रकार की विषमता युक्त स्थलाकृतियों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो, एक जो चीज पुरानी होती है वहां पर अपक्ष और अपर्दन के बाह्य प्रभाव होते हैं, वो इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि यदि कोई उच्चावच पहले है तो भी वो क्या है कि अपर्दन के परिणाम स्वरूप क्या है, समतल मैदान में, समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो स्थलाकृति या जो भूखंड पुराना होगा वो क्या होगा? समतल प्राय मैदान की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां पर पर्वत, पठार, कटक, विषम घाटियां वगैरह इस प्रकार की जो तीव्र विषमता वाली उच्चावच जहां पर देखने को मिलेगी वो युवा वलित पर्वत होगा। और यहां पर हिमालय क्या है? नवीन युवा वलित पर्वत है, इसलिए हिमालय को किसके साथ में मिलान कर लीजिए? उच्चावचीय तीव्र विषमता। अब देखते हैं दक्षिण का पठार। देखो, प्रायद्वीपीय पठारी भाग भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है और जो भाग सबसे प्राचीन भूखंड है वहां पर अपर्दन के कारक सबसे ज्यादा प्रभावी हुए। इसलिए जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग था पहले उसकी ऊंचाई अधिक थी, लेकिन बाद में अपर्दन के परिणाम स्वरूप ये वर्तमान में जीर्ण स्थलाकृति के रूप में समतल प्राय मैदान की तरफ अग्रसर होता हुआ बढ़ रहा है। तो जो जीर्ण स्थलाकृतियां हैं वो कहां पर है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। हमारे जो दक्षिण का पठार है वहां पर। अब बचा एक ऑप्शन, उत्तर भारत का मैदान। आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में जो स्थित हिमालय है और दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जहां से आने वाली नदियां अपने साथ में जो मलबा लेके आ रही थी, उस मलबे का क्या किया? किसी बेसिन में क्या करने लगे? जमाव, डिपॉजिट।
और वो जमाव धीरे धीरे बड़ा होकर किस में चेंज हो गया, मैदान में। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो अवसादी भराव युक्त बेसिन का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में बी, ए में बी, ए में बी, दो ऑप्शन में है, बी में स, बी में स एक में है, और सी में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? सिंधु सांगपो ब्रह्मपुत्र के महाखड्डों के मध्य हिमालय तथा अन्य पर्वत श्रेणियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में लगभग 1500 किलोमीटर तक अविच्छिन्न फैली हुई है। कथन नंबर फर्स्ट। सेकंड कथन है कश्मीर घाटी विवर्तनिक घाटी का उदाहरण है। किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? टेक्टोनिक। ये सेकंड ऑप्शन में कथन दिया हुआ है। और थर्ड ऑप्शन है बाह्य हिमालय से आंतरिक हिमालय श्रेणियों की ओर ऊंचाई के साथ साथ भू आकृतियां जटिलता, भू आकृतियों में जटिलता, भू आकृतिक जटिलता घटती जाती है। बताओ जल्दी से कौन सा कथन सही है? केवल एक या दो, तीनों या केवल दो? ये मोटे तौर पे मैंने एक बार रफली भारत बनाया है। देखो भारत में यहाँ से लेकर और इस साइड में यहाँ चापाकार रूप में चाप की तरह हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इस साइड में एक नदी चलती है जिसका नाम है इंडस, जिसी के आधार पर भारत का नाम इंडिया रखा गया, सिंधु। और इधर से एक नदी आती है जो यहाँ प्रवाहित होती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों ने क्या किया है कि इस महान हिमालय को, यहाँ इस हिमालय को जहां से काटा है तो वहां पर गोर्ज का निर्माण किया है। किसका? गोर्ज बनाती है। गोर्ज का मतलब है कि ये जब नदी एक पर्वत को काट कर अंदर से होकर गुजरती है तो जो स्थलाकृति देखने को मिलती है उसे गोर्ज कहते हैं। महाखड्ड, बहुत बड़ा सा खड्ड बनाती है। तो यहाँ पर सिंधु नदी खड्ड बना रही है और इस दिशा में, पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी गोर्ज बना रही है। सिंधु सांगपो और ब्रह्मपुत्र के महाखड्डों के मध्य, इन दोनों महाखड्ड के मध्य हिमालय और जो अन्य पर्वत श्रेणियां हैं वो उत्तर पश्चिम से, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व की दिशा में। ये बात तो सही है अभी तक कि सिंधु सांगपो से लेकर और ब्रह्मपुत्र का जो गोर्ज है वहां तक उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में क्या कौन फैली हुई है? हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणियां लगभग 1500 किलोमीटर तक अविच्छिन्न रूप से। अविच्छिन्न का मतलब है कि बिना टूटे हुए, कंटिन्यूस फैली हुई है। वो बात भी ठीक है, लेकिन यहां इन्होंने लिखा 1500 किलोमीटर। ये इस कथन को गलत कर देता है, क्योंकि हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। देखो ऑप्शन नंबर ए गलत, ए गलत, ए गलत। ऑप्शन काटने का जो तरीका है ना, वहां से तो सीधा बिना ऑप्शन पढ़े उत्तर हो गया डी, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है कश्मीर घाटी विवर्तनिक घाटी का उदाहरण है। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? टेक्टोनिक घाटी का। सही बात है, क्योंकि जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई तो हिमालय बना, और उसी टकराव के दौरान विवर्तन से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बीच में कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। तो ये कथन तो सही है। अगला कथन बाह्य हिमालय से आंतरिक हिमालय श्रेणियों की ओर ऊंचाई के साथ साथ भू आकृतिक जटिलता घटती जाती है। देखो बाह्य हिमालय से किधर जाते हैं अपन? आंतरिक हिमालय की ओर। बाह्य हिमालय का मतलब शिवालिक, आंतरिक हिमालय का मतलब जो ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय की तरफ बढ़ेंगे तो ऊंचाई के साथ साथ में भू आकृतिक जटिलताएं क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? देखो शिवालिक की एक छोटी स्थलाकृति है, एक छोटा पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 के आसपास है, और जो महान हिमालय वो उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर जो स्थलाकृतियां पाई जाती है वो अधिक जटिल पाई जाती है। तो वहां पर जटिलता घटती नहीं है,
बल्कि जटिलता जब अपन और अधिक ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो जटिलता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल बी ऑप्शन सही है, केवल बी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है, कथन देख लो, पढ़ लो, जल्दी से बताइए। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जल्दी से बताओ। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई, आंतरिक हिमालय का मतलब मान हिमालय, जो मेन हिमालय है, हिमालय की जो मुख्य जो श्रेणी है उसको आंतरिक हिमालय कहते हैं। तो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है, ये कथन है पहला। दूसरा, मध्य हिमालय जिसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 3700 से लेकर 4580 मीटर तक है। और जो सब हिमालय है, सब हिमालय का मतलब जिसे शिवालिक भी कहते हैं, या जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं क्योंकि सबसे आउटर में है ये, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर 1200 मीटर। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो ट्रांस हिमालय है, अरे सॉरी, जो शिवालिक हिमालय है वो सबसे छोटा है, तो इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है, ये कथन सही है। शिवालिक हिमालय से और ऊपर की तरफ जाते हैं तो मध्य हिमालय आता है, जिसको हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है वो 4000 के आसपास है। 4000 का मतलब ये समझ लो आप 3700 से लेकर 4580 के मध्य 4000 आता है, तो ये कथन भी सही है। पहला जो कथन है कि आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है, देखो 8000 मीटर से अधिक चोटियां भी है वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा जो ग्रेटर हिमालय है, मान हिमालय है, उसकी एवरेज ऊंचाई 8000 मीटर है। मान हिमालय की एवरेज ऊंचाई है 6000 मीटर। कितनी है, 6000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा कथन गलत है, केवल ए कथन गलत है, बाकी वाले बे और से तो सही है। तो कौन सा कथन गलत हुआ, ये वाला। और इसका कारण क्या है कि औसत ऊंचाई 8000 लिखी हुई है, जबकि औसत ऊंचाई होती कितनी है, 6000। पीर पंजाल तथा धौलाधर किसकी श्रेणियां हैं, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है और जो धौलाधर श्रेणी है, ये कौन से हिमालय के कौन से सेक्शन की श्रेणियां हैं, कौन से भाग की श्रेणियां हैं। मान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, दूसरा लेसर हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय, और चौथा ट्रांस हिमालय। पीर पंजाल और धौलाधर किसकी श्रेणियां हैं, देखो ग्रेटर हिमालय है ना, मान हिमालय, ये अविच्छिन्न श्रेणी है। कैसी है, अविच्छिन्न। विच्छिन्न का मतलब होता है टूटी हुई, अविच्छिन्न का मतलब है बिना टूटी हुई, इसका मतलब कंटिन्यूअस। कैसी श्रेणी है ये, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस होगी तो उसके एक ही नाम होगा ना, लोकल नाम नहीं होंगे, जैसे पीर पंजाल नाम, धौलाधर नाम, ऐसा नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी श्रेणी कैसे है, इस प्रकार से बिना टूटी हुई है। तो ये तो मान हिमालय हो गया, मान हिमालय को लोकल नाम देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अविच्छिन्न है मान हिमालय। ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की भी ये श्रेणियां नहीं है, क्योंकि ट्रांस हिमालय तो हिमालय के ऊपर की तरफ है, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर है ये जो हिमालय की इन 3 श्रेणियों में सम्मिलित है, उन्हीं का एक हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कम है, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर तो बहुत ऊंचे हैं, इसलिए शिवालिक वाला जो पोर्शन है ये तो सबसे दक्षिण में है, इतने दक्षिण में भी पीर पंजाल और धौलाधर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो सही उत्तर क्या होगा, लेसर हिमालय, लघु हिमालय में
पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय बिहार तथा बंगाल के मैदानों से यकायक तीव्रता से उठ गए हैं तथा एवरेस्ट तथा कंचनजंगा की सर्वोच्च चोटियां एक दूसरे के बहुत ही करीब स्थित है। और दूसरा कथन है कि पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे नीची श्रृंखलाओं से ऊंची श्रृंखलाओं के क्रम में बढ़ती है। देखो, इन्होंने ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। पूर्वी हिमालय है, जो ईस्टर्न हिमालय है, वो कहां पर है? बिहार और बंगाल वाले भाग में है। यहां जो मैदान है, आप देखोगे कि ये जो मैदान है और यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय है, वो अचानक से यूं ऊपर उठी हुई है। ये जो मैदान है, मैदान से अचानक यूं ऊपर उठी हुई है। जबकि जो वेस्टर्न हिमालय है ना, वहां पर जो मैदान है, उस मैदान से धीरे 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 इस प्रकार से ऊपर उठी हुई। देखो, वेस्टर्न हिमालय के अंदर ये जो मैदानी भाग है, ये मैदान है, इस मैदान से धीरे धीरे इस प्रकार से इस लाकृतियां, एक बार इसको रब कर लेता हूं। ये मैदानी भाग है। अब ये पर्वत श्रेणियां शुरू हुई तो धीरे धीरे इसकी क्रमिक रूप से ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। जबकि ईस्टर्न हिमालय ना, ईस्टर्न हिमालय में ये मैदान है और फिर पर्वत श्रेणी अचानक यूं ऊपर आ जाएगी। तो यहां पर पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई तो क्या है, धीरे धीरे नीची श्रृंखलाओं से ऊंची श्रृंखलाओं के क्रम में बढ़ती है। कथन सही है बिल्कुल। और जो पूर्वी हिमालय है, वहां पर यकायक अचानक से जो मैदानों के पास में तीव्रता ऊंचाई है वो बढ़ जाएगी और एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी आपको ऊंची चोटियां हैं वो मैदान से बिल्कुल ऊपर चढ़ते ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए ये दोनों कथन है वो सही है। कौन से कथन सही है यहाँ टिक करने को बोला है? तो ए और ब दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, और इधर इनकी डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर के अंदर। तो जल्दी बताओ। देखो, हिमालय का जो क्षेत्रीय वर्गीकरण पढ़ते हैं, या प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, इस प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार हिमालय के 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। सबसे इधर है पंजाब हिमालय, उसके बाद में है कुमाऊं हिमालय, फिर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो नेपाल हिमालय, और सबसे लास्ट में है असम हिमालय। पंजाब हिमालय है ना, ये सबसे पश्चिमी भाग में, जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का जो एरिया है वहां पर आता है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड वाला जो एरिया है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा पूर्वी भाग, वहां पर ये जो भारत में स्थित नहीं है, नेपाल वाला हिस्सा, जो यूपी और बिहार के जो उत्तरी भाग में जो हिमालय फैला हुआ है वो वाला भाग है। और ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर का जो हिमालय वाला पोर्शन है जिसे असम हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय के 4 भाग हो गए। अब आपको बतानी है कि लंबाई कितनी है। देखो, पंजाब हिमालय है ना, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? 560 किलोमीटर। जबकि जो ये कुमायूं हिमालय है, इसकी ऊंचाई है वो है 320 किलोमीटर। कितनी है? ऊंचाई नहीं, मतलब लंबाई 320 किलोमीटर। देखो, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय है, ये है सबसे लंबाई में सबसे ज्यादा है, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है नेपाल हिमालय। और असम हिमालय ये है 720 किलोमीटर की लंबाई में। कितने में? 720। तो लंबाई के अनुसार कभी कभी आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि
हिमालय के जो प्रादेशिक क्षेत्र है उनको लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1 नंबर पे कौन है? नेपाल हिमालय। 2 नंबर पे असम हिमालय। 3 नंबर पे पंजाब हिमालय। और 4 नंबर पे कुमायूं हिमालय। क्योंकि देखो ये वाला जो भाग है ना, ये इसकी ऊंचाई भी सबसे अधिक, ध्यान रखना, नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां है वो भी नेपाल हिमालय में पाई जाती है, और सबसे जो लंबा भाग है वो भी कौन सा है? नेपाल हिमालय। एक सवाल ये भी आता है कि ये कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, मतलब पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदी के बीच में, कुमायूं हिमालय कौन कौन सी नदी के बीच में, नेपाल हिमालय कौन कौन सी नदी के बीच में, और असम हिमालय है वो कौन कौन सी नदी के बीच में है। तो आगे एक और सवाल है इससे संबंधित दिया हुआ है, वहां पे इसका मैं उत्तर बता दूंगा। पहले ये पंजाब हिमालय कितना है? 560, कुमायूं 320, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, और असम हिमालय 720। पी क्यू देखो, RSPQ, RSPQ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? देखो ये सवाल है, अब हम इस पे आते हैं। ये जो पंजाब हिमालय है ये कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थित है, इस पर डिस्कस करना है। देखो पंजाब हिमालय है ना, ये सबसे पश्चिम का जो हिस्सा है, ये 2 नदियां हैं, एक का नाम है सिंधु और एक का नाम है सतलज। तो जो सिंधु और सतलज के बीच में, ये इधर सिंधु नदी है, इधर सतलज नदी है, तो इनके बीच में जो स्थान है वो कौन सा है? पंजाब। तो इधर है सिंधु नदी, इधर है सतलज नदी। सिंधु सतलज, कुमायूं हिमालय ये सतलज और काली नदी के बीच में है। किसके बीच में? सतलज और काली नदी के बीच में कौन फैला हुआ है? कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन फैला हुआ है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है असम हिमालय। तो 4 हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच में, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच में, और असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में। अब नेक्स्ट सवाल पे, पंजाब हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में? तो सिंधु से सतलज के बीच में, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय किसके विस्तार है? देखो कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय ये सबसे पश्चिम में, और इनमें देखो कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में ही कश्मीर और हिमाचल हिमालय है ना, तो पहला हिस्सा कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय। अभी हमने देखा था, तो पंजाब हिमालय का पार्ट कौन है? कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। इजी था। दून जैसे देहरादून, कोठरी दून, पाटली दून किसके उदाहरण है? आपने नाम सुना होगा देहरादून का, पाटली दून का। ये जो टूरिस्ट प्लेस भी है, तो ये किसके उदाहरण है? मैदान के, या घाटी के, या उत्खात भूमि के, या करेवा निक्षेप के? देखो करेवा निक्षेप तो कहाँ है? आपको मान हिमालय और मध्य हिमालय के जो क्षेत्र है, जैसे कश्मीर है, कश्मीर घाटी में क्या देखने को मिलेगा आपको? करेवा निक्षेप। तो देहरादून, कोठरी दून, पटली दून, इन यहाँ पर कोई करेवा निक्षेप नहीं है। उत्खात भूमि वेटलैंड टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं, नदियों के द्वारा जो अपर्दन से खराब हो जो जमीन होती है उसको वेटलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि चंबल नदी के द्वारा उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। तो देहरादून में और उधर उत्खात भूमि भी नहीं देखने को मिलती, जो बीहड़ है ना उसी को उत्खात भूमि बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। संकरी अनुदैर्ध्य घाटियां, घाटियां जरूर लग रही है। देहरादून, कोठरी दून, पाटली दून, क्या होता है कि ये जो शिवालिक हिमालय है ना, सबसे दक्षिण का शिवालिक हिमालय, ये बहुत बीच बीच में कटा हुआ है, मतलब विच्छिन्न है, अविच्छिन्न नहीं है। तो
इनको पार करने के लिए जहां जहां से ये ब्रेक हो रखा है वहां से क्या होता है कि ये प्रवेश द्वार है, आप हिमालय की तरफ जाना होता है तो इन प्रवेश द्वारों के माध्यम से होकर गुजरते हैं। और ये क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य घाटियों के रूप में फैले हुए हैं, मतलब पर्वतों के बीच में अनुदैर्ध्य घाटियां होती है और इन्हीं घाटियों को क्या कहते हैं, दून कहते हैं, जैसे देहरादून आदि। उच्च तरंगित मैदान, इस प्रकार का जो तरंगित मैदान है वो भी ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट, भारत के तिहरे विवर्तनिक विभाजन में कौन सा भू आकृतिक प्रदेश शामिल नहीं है, जल्दी बता दीजिए। भारत के जो ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन है ना, उसमें कौन सा भू आकृतिक प्रदेश शामिल नहीं है। देखो, जो ट्रिपल टेक्टोनिक जो डिवीजन है, उस डिवीजन में ट्रिपल है, इसका मतलब तीन है। तीन कौन कौन से है, देखो एक तो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इस विभाजन में तीन मुख्य भूखंड है, उन्हीं को शामिल किया गया। तो एक तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, एक जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है हिमालय वाला ये, और तीसरा इन दोनों के बीच में उत्तर भारत का विशाल क्या है, मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश शामिल है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी शामिल है, भारत का उत्तरी विशाल मैदान भी शामिल है, थार का मरुस्थल शामिल नहीं है। इसलिए कौन सा शामिल नहीं है, तो थार का मरुस्थल इस जो तिहरा विवर्तनिक विभाजन है उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस पर्वतीकरण से संबंधित है। देखो, जो विश्व में जितने भी पर्वतीकरण की जो घटनाएं हुई उसको अपन चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन, इन चार जो पर्वतीकरण के युग है इसमें बांटते हैं। तो अपना जो हिमालय बना है ना, हिमालय कौन से युग में बना है, कौन से काल में, टर्शियरी काल में। कौन से काल में बना हुआ है, तृतीयक युग में, टर्शियरी काल में। इस टर्शियरी काल में जो पर्वतीकरण की घटना हुई उसको बोलते हैं अल्पाइन पर्वतीकरण। कौन सा पर्वतीकरण है, अल्पाइन पर्वतीकरण। दुनिया में जितने भी नवीन वलित पर्वत बने अभी रिसेंटली, वो सारे इसी अल्पाइन पर्वतीकरण के परिणाम स्वरूप हुए, और उसमें हिमालय भी सबसे महत्वपूर्ण पर्वत, जिसमें रॉकीज बना, एंडीज बना, आल्प्स बना, ये जितने भी पर्वत जो नवीन वलित पर्वत है वो अल्पाइन पर्वतीकरण से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हिमालय किससे संबंधित है, अल्पाइन पर्वतीकरण से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 8,000 शिखर में सम्मिलित नहीं है। ये एक नया सवाल है। देखो, 8,000 शिखर एक शब्द है यहां, क्या होता है 8,000 शिखर। 8,000 का मतलब ऐसे शिखर, ऐसे चोटियां जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से क्या हो, अधिक हो, उनको 8,000 शिखर बोलते हैं, सिंपल। और 8,000 शिखर में कौन सम्मिलित नहीं है, बताओ। माउंट एवरेस्ट सम्मिलित है क्या। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, ये तो आपने पढ़ा होगा। माउंट जो कंचनजंगा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर। कितनी है, 8,586 मीटर। माउंट लोटसे 8,516 मीटर। कितनी है, 8,516 मीटर। और जो नंदा देवी बचा है उसकी ऊंचाई है 7,800
16 मीटर। तो देखो चारों में इसकी ऊंचाई 8,000 से ज्यादा, कंचनजंगा की 8,000 से ज्यादा, माउंट लोटसे की भी 8,000 से ज्यादा, नंदा देवी की 7,000। तो 8,000 में कौन शामिल नहीं है? माउंट नंदा देवी है, वो 8,000 शिखर में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव क्यों कहा जाता है? बताइए, ये सवाल भी नवीन है। तीसरा ध्रुव हिमालय पर्वत को क्यों कहते हैं? सुना है कभी आपने? हिमालय को तीसरा ध्रुव कहते हैं, कारण क्या है बताओ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित है। यह तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, और मध्य में भी है नहीं, ऑप्शन गलत। सेकंड, क्योंकि यहां हिमालय के हिम नदों और हिम क्षेत्रों में 500 बिलियन टन की विशाल हिम राशि संरक्षित है। देखो इस पे विचार करेंगे अभी, पहले आगे चलते हैं। क्योंकि यहां विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, उससे क्या फर्क पड़ता है? चोटी होगी इसलिए अपन उसको तीसरा ध्रुव बना देंगे? नहीं, ये कथन भी गलत है। चौथा, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो बढ़िया बात है, घरों से खड़ा है, लेकिन तीसरा ध्रुव क्यों कहेंगे? कोई लॉजिक नहीं आया समझ में। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव ऐसे स्थान होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश अपर्याप्त पहुंचने के कारण वहां पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो वहां पर ग्लेशियर ही ग्लेशियर है बहुत अधिक मात्रा में। और हिमालय में भी क्या है? 500 बिलियन टन की ग्लेशियर की जो राशि यहां पर है, ग्लेशियर की जो अमाउंट है वो कितनी है? 500 बिलियन टन अमाउंट यहां पर ग्लेशियर पड़ा है, बर्फ पड़ा है, इतना ज्यादा बर्फ है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से हमारा हिमालय कम भी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? गर्व से तीसरा ध्रुव कहेंगे। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? बहुत इजी, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है। देखो सबसे ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय, क्या है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद में ग्रेटर हिमालय, जिसको मान हिमालय बोलते हैं। उसके बाद में लेसर हिमालय, जिसको लघु हिमालय कहते हैं। और फिर शब हिमालय, जिसको उप हिमालय या शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक। देखो उत्तर से दक्षिण ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय इन दो ऑप्शन में है। उसके बाद में ग्रेटर हिमालय मतलब मान हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में मान हिमालय, मान हिमालय के बाद में शिवालिक, शिवालिक मान हिमालय के बाद में तो सीधा नहीं है। ट्रांस हिमालय के बाद में लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद महान हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ये भी नहीं है। मान हिमालय सबसे ऊपर बताया, ये भी नहीं है। देखो सबसे ऊपर महान हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, ये भी नहीं है। देखो यहां ये इस ऑप्शन को मैं मिटा देता हूं, ऑप्शन सही नहीं है बना रखे। यहां लिख लेता हूं मैं ट्रांस हिमालय, और यहां लिख लेता हूं महान हिमालय, अब सही हो जाएगा। सबसे ऊपर कौन है उत्तर में? ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय, उसके बाद में लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय TGLS, TGLS, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, TGLS। ट्रांस हिमालय और मान हिमालय के मध्य कौन सी उत्क्रम भ्रंश रेखा स्थित है? देखो जितने भी हिमालय है ना, हिमालय की जितनी भी ये चारों श्रेणियां अभी अपन ने देखी, इन चारों हिमालय को एक भ्रंश रेखा है वो इनको विभाजित करती है। इनको अलग करने वाली एक रेखा है, जिसके सारे जो मान हिमालय और ट्रांस हिमालय अलग हो रखे हैं, मान हिमालय और लघु हिमालय अलग हो रखा है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग हो रखा है, और शिवालिक हिमालय और जो अपना उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो अलग हो रखा है। तो जो भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो इन्होंने पूछा है ट्रांस हिमालय और मान हिमालय के बीच में कौन कौन से भ्रंश है। देखो ये जो HFF है ना, इसको बोलते हैं
हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, क्या बोलते हैं? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF। इसका नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। MCT का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ITSZ का नाम है इंडो सांगपो सच्चर जोन, क्या बोलते हैं इसको? इंडो सांगपो सच्चर जोन। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है ना, ये है शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में, मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान को और शिवालिक को जो भ्रंश रेखा अलग करती है उसका नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, उत्तर भारत के विशाल मैदान। मेन बाउंड्री थ्रस्ट है ना, MBT, ये है, देखो एक साइड में तो ये शिवालिक आ ही गया, शिवालिक के, और ऊपर है लघु हिमालय। तो शिवालिक और लघु हिमालय, इसके बीच में क्या पाई जाती है? MBT। MCT कहां पाई जाती है? लघु हिमालय, और यहां है महान हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करती है, हिमालय को जो अलग करने वाली भ्रंश रेखा है उसको MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। और ITCZ है, ये महान हिमालय, और सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय। तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में ITSZ। क्वेश्चन क्या है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी उत्क्रम भ्रंश रेखा स्थित है? तो सही उत्तर क्या होगा? ITSZ। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में आती है ITSZ, ITSZ के बाद में आता है महान हिमालय, महान हिमालय के बाद में आती है MCT, MCT के बाद में आता है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद में आता है MBT, MBT के बाद में आता है शिवालिक, शिवालिक के बाद में आता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF, और उसके बाद में आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये उत्क्रम भ्रंश रेखा ITSZ सही होगा यहाँ ऑप्शन। कौन सा देश हिमालय देश में सम्मिलित नहीं है? देखो पाकिस्तान में हिमालय का अंश है, बिल्कुल। चाइना में, बिल्कुल, क्योंकि तिब्बत वाला जो पोर्शन है, और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियां भी तिब्बत वाले जो पोर्शन है वहां पर पाई जाती है, जहां पर चीन ऑक्यूपाइड एरिया है, तो वो भी हिमालयी देश में सम्मिलित है। म्यांमार, बिल्कुल, अराकान योमा, और ये हिमालय का जो पूर्वी विस्तार माना जाता है। तो और भारत और म्यांमार की सीमा के पास भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, तो वो ये भी हिमालय देश में सम्मिलित है। कौन? म्यांमार। बांग्लादेश है ना, ये हिमालय देश में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, इन कथनों पर विचार कीजिए। देखो, भूमध्य रेखा से हिमालय की ओर जाने पर हिम रेखा की सागर तल से ऊंचाई घटती जाती है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा कम ऊंचाई पर स्थित है। देख लेते हैं। तो ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ, और ये है 90 डिग्री साउथ। अब सवाल ये है कि भूमध्य रेखा, मतलब ये जो रेखा है यहां से हिमालय की ओर जाने पर, देखो भारत कहां पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो 8 यहाँ कहीं होगा,
8 से 37 के बीच में, और पूर्वी गोलार्ध में है भारत, तो भारत लगभग यहाँ है, ये वाला जो एरिया है यहाँ कहीं भारत है, भारत है, इसका मतलब हिमालय यहाँ पर है। सवाल में दे रखा ना हिमालय की ओर जाने पर, तो ये भूमध्य रेखा है, यहां से किधर जाना है, इधर हिमालय की तरफ। हिमालय की ओर जाने पर हिम रेखा की सागर तल से ऊंचाई, देखो हिम रेखा क्या होती है, ध्यान है, अपन पर्वत पे चढ़ते हैं ना, तो वह ऊंचाई जिसके बाद में ऊपर बर्फ ही बर्फ पड़ा है, जैसे 4000 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद में हमें बर्फ ही बर्फ दिखा, तो वहां पर 4000 मीटर पे क्या है, हिम रेखा गुजरती है। इसका मतलब है कि उस रेखा के बाद में ऊपर बर्फ ही बर्फ है, हिमाच्छादित क्षेत्र रहेगा, उसको अपन हिम रेखा कहेंगे। तो भूमध्य रेखा से हिमालय की ओर जाने पर हिम रेखा की सागर तल से ऊंचाई घटती जाती है। देखो एक कोई पर्वत है जो 0 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, यहां पर सूर्य सीधा पड़ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तो बहुत अधिक ऊंचाई पर चढ़ेंगे, तब जाकर हमें हिम रेखा या बर्फ देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे इधर जाएंगे ध्रुवों की तरफ, ठीक है, तो वहां यहां पर कम ऊंचाई पर भी बर्फ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पर क्या है, तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है तो यहां प्रकाश कम प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा तो क्या होगा कि यहां पर कम ऊंचाई पर भी हमें बर्फ देखने को मिल सकती है। तो भूमध्य रेखा से हिमालय की ओर जाने पर हिम रेखा की सागर तल से ऊंचाई घटती जाती है, कथन सही है बिल्कुल। अगला ऑप्शन, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा कम ऊंचाई पर स्थित है। अब देखो ये जो हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय और ये पूर्वी हिमालय, मतलब ये जम्मू कश्मीर वाला ये भाग, और इधर ये नेपाल भूटान के आसपास का जो भाग है, ये वाला भाग। पूर्वी हिमालय मतलब ये जो हिमालय है, इस वाले भाग की तुलना में ये जो भाग है वेस्टर्न हिमालय वाला, इस वाले भाग में हिम रेखा कम ऊंचाई पर स्थित है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ 3000 मीटर के बाद में यदि बर्फ देखने को मिल रहा है कम ऊंचाई पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5000 मीटर ऊपर जाएंगे, तब जाके 5000 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे, तब जाकर हमें हिम रेखा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं, ये माना कि 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश, तो सूर्य का प्रकाश कहां पर ज्यादा पड़ेगा, इस वाले भाग में सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, यहाँ पर किरणें अधिक तिरछी है, इसलिए वहां सूर्य की प्राप्ति कम होगी, तो यहाँ गर्मी क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ गर्मी तुलनात्मक रूप से क्या होगी, कम होगी, गर्मी कम होगी, इसका मतलब है कि कम ऊंचाई पर भी आपको पश्चिमी हिमालय में आपको हिम रेखा देखने को मिल जाएगी। ये वाला कथन भी सही है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय की अक्षांश स्थिति देखो, ये विषुवत रेखा से दूरी और इसकी विषुवत रेखा से दूरी, पूर्वी हिमालय विषुवत रेखा से कम दूरी पर है, इसका मतलब निम्न अक्षांशों में, और जो पश्चिमी हिमालय है वो और अधिक ऊंचाई उत्तर की दिशा की तरफ जाने पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ के जो अक्षांश है वो उच्च है, इसका मतलब है कि यहाँ आप यूं समझ लो कि ये जो भाग है ये 25 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है, माना कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, तो ये जो भाग है ये 35 डिग्री के आसपास है, तो 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश है और ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो यहाँ सूर्य की प्राप्ति कम होगी तो यहाँ गर्मी कम होगी तो कम ऊंचाई पर भी हमें बर्फ देखने को मिल जाएगी, और इधर अधिक ऊंचाई पर जाने पर बर्फ देखने को मिलेगी। एक और है, देखो ये जो पूर्वी हिमालय ना, यहाँ पर मानसून से बारिश अधिक होती है, और पश्चिमी हिमालय में वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, लेकिन एक बात और है कि जितनी भी वर्षा होती है ना यहाँ पर, उसमें अधिकांश वर्षा बर्फबारी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, बर्फबारी के रूप में, कहां पर, वेस्टर्न हिमालय में। इसलिए बर्फबारी के रूप में जो वर्षा होगी तो बर्फ की मात्रा ज्यादा होगी और कम ऊंचाई पर भी बर्फ देखने को मिल जाएगी, तो पश्चिमी हिमालय पर जो हिमरेखा है उसकी ऊंचाई क्या होगी, कम। एक और है, सर्दियों के काल में यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बर्फबारी वाली वर्षा होती है ना, वो भी कहाँ होती है, पश्चिमी हिमालय में होती है, पूर्वी हिमालय में नहीं होती। इन सभी कारणों से हम ये कह सकते हैं कि एक तो इसकी तुलनात्मक रूप से उत्तर में या उच्च अक्षांशों की तरफ इसकी अक्षांश स्थिति, दूसरा यहाँ पर
वर्षा है वो बर्फबारी के रूप में होना, तथा तीसरा जो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जो वर्षा होती है वो भी बर्फबारी के रूप में होना, और वर्षा का कम मात्रा में होना। ये सब कारण है जो ये सिद्ध करते हैं कि पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है वो पूर्वी हिमालय की तुलना में क्या है, कम है। नेक्स्ट, मिलान करना है सियाचिन हिमनद, रोहनबर्ग, बाइचोम और मिलाप हिमालय। देखो सियाचिन हिमनद है ना, ये कराकोरम में, किसमें, ट्रांस हिमालय की 4 पर्वत श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो इस कराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा रोहनबर्ग हिमनद, रोहनबर्ग है ना, ये कंचनजंगा पर स्थित है, कंचनजंगा जो माउंट है ना वहां पर एक जो ग्लेशियर स्थित है, हिमनद है, उसका नाम है रोहनबर्ग। बाइचोम कहाँ है, नाम से लग रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश में। किधर है, अरुणाचल प्रदेश में। और मिलाप कुमायूं गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो सियाचिन ए का 4 2 में, बी का थर्ड भी 2 में, सी का सेकंड इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, गैर ध्रुवीय प्रदेश का विश्व का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। देखो बड़े बड़े और लंबे लंबे हिमनद तो आपको ध्रुवों पर, पोल वाले क्षेत्र पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गैर ध्रुवीय क्षेत्र मतलब पोलर रीजन से बाहर दुनिया में कौन सा हिमनद है वो जो सबसे लंबा है, सियाचिन, गॉर्डन ऑस्टिन, रोहनबर्ग या फेडचेको। रोहनबर्ग तो अभी हमने देखा था, कहाँ है, कंचनजंगा पे। सियाचिन कराकोरम में, गॉर्डन ऑस्टिन ये भी कराकोरम में है। फेडचेको है ना, फेडचेको ये ताजिकिस्तान में, कहां पर है, ताजिकिस्तान एक देश है ना, और ध्रुवीय प्रदेश में नहीं है, गैर ध्रुवीय प्रदेश में है। और इस ताजिकिस्तान में ये जो फेडचेको हिमनद है इसकी लंबाई है 77 किलोमीटर। कितनी है, 77 किलोमीटर, जबकि सियाचिन ग्लेशियर की है 76 किलोमीटर, 76। तो सबसे लंबा कौन सा हो गया, फेडचेको। आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि गैर ध्रुवीय प्रदेश का विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद कौन सा होगा, तब आपको उत्तर क्या करना है, सियाचिन हिमनद। ये भारत में नहीं है, ताजिकिस्तान में। तो ये भी सवाल हो सकता है कि भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो वो भी क्या होगा, सियाचिन हिमनद। कहां पर है, कराकोरम में। ठीक है। नेक्स्ट, लंबाई के आधार पर हिमालय पर्वत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखो ऊंचाई के आधार पर तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, हिमालय में, नाम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,848 मीटर। लेकिन यहां आपसे सवाल ऊंचाई का नहीं पूछा है, यहां आपसे सवाल पूछ लिया है लंबाई के आधार पे, मतलब दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, नाम सुना है, एंडीज पर्वतमाला। दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी तट के सहारे एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसका नाम है एंडीज। क्या नाम है, एंडीज पर्वतमाला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और हमारा जो हिमालय है इसका जो विश्व में स्थान है वो है 9th। कौन सा है, 9th नंबर पर। कौन है, लंबाई के आधार पर हिमालय का विश्व में कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। नेक्स्ट, हिमालय की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन ट्रांस हिमालय प्रदेश में स्थित नहीं है। देखो अभी मैंने ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां बताई थी। ट्रांस हिमालय ना ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। क्या नाम है, इसका नाम है कराकोरम, दूसरे का लद्दाख, तीसरा जास्कर और ये है कैलाश जो तिब्बत में है, अपने यहाँ नहीं है कैलाश। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये 4 जो रेंज है ये किसका हिस्सा है,
ट्रांस हिमालय का। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। और आपसे पूछा है कि कौन ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है? काराकोरम है, लद्दाख भी है, जास्कर भी है, तो पीर पंजाल श्रेणी इसका हिस्सा नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। हिमालय की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन दून और द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? देखो, दून और द्वार यूं समझो, आपकी कभी हिमालय वाले हिस्से में घूमने गए हो ना, तो सबसे पहले आपने कौन सा भाग पार किया होगा? जैसे इधर जाओगे आप तो हरिद्वार से होकर जा रहे हो, तो हरिद्वार में नाम आ रहा है द्वार, दून, देहरादून वगैरह। ये जो दून और द्वार वाले जो नाम है ना, यहां से होकर हम हिमालय की ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दून और द्वार देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें दून और द्वार देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? जैसे कोई व्यक्ति साउथ इंडिया से आ रहा है, तो सबसे पहले उसको शिवालिक दिखेगा, शिवालिक दिखेगा तो वहीं से प्रवेश करेगा। और मैंने ये पहले भी बताया था कि इन शिवालिक के बीचों बीच में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है, जो गैप पाए जाते हैं, जिनसे होकर ऊपर की तरफ रास्ते जाते हैं। तो ये जो गैप है ना, ये कौन सी श्रेणी पर है? शिवालिक पे। कौन सी जगह? शिवालिक पे। तो इस शिवालिक श्रेणी से होकर अपन ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये दून और द्वार है ना, ये भी अपन को कहां देखने को मिलेंगे? सबसे पहले दून और द्वार, ये भी शिवालिक हिमालय में स्थलाकृतियां देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया आज के एमसीक्यूज कंप्लीट। कल फिर मिलेंगे अपन एक और एमसीक्यूज के साथ में। सबसे लास्ट में मेरी एक और विनती कि कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपके आसपास में आपका कोई मित्र, आपका कोई रिलेटिव लैब असिस्टेंट की या असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की या RS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इस YouTube चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। हम उनकी तैयारी में सहयोग करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद।